सो कंस्ट्रक्शंस ऑन अ ट्रायंगल, कल बताया था एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स रहते हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 साइड्स होती है। तो उस वजह से हम पॉइंट एंड लाइन से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सीखे थे वो हम किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर बना सकते हैं। उसमें से पहला वाला पार्ट हम देखेंगे जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली ट्रायंगल के कौन से पार्ट के ऊपर बनेगा जी? साइड्स के ऊपर। कितने साइड्स है हमारे? 3 साइड्स है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब नाम से ही पता चलना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो साइड बी सी का अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सबको पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करता है। पॉइंट बी के ऊपर आप अपने राउंडर का पॉइंट रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो आप, एक आर्क सेम रेडियस के साथ ऊपर और नीचे सेम रखकर आप यहां पर भी ऊपर और नीचे कर दो, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो 2 पॉइंट्स को जैसे ही कनेक्ट करोगे वो आपके मिड पॉइंट के थ्रू जाएगा। अब लेट जैसे हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया जी? डी नाम दिया, क्लियर है। कम से कम हाफ पेज वाला तो डायग्राम बना लो भाई। कंस्ट्रक्शंस मैं वापस से बताता हूँ, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारा डेटा एट अ टाइम दिखने को मिलता है, तो उस वजह से अगर आप बड़े डायग्राम्स क्रिएट करते हो, अंडरस्टैंडिंग एक बार में ही बहुत अच्छे से होगा। आपको किसी भी 2 साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं, चाहे तो तीनों के बना लो, यू विल फाइंड आउट तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहेगा। वापस से देख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। अगर मेरा कोई भी एक लाइन सेगमेंट रहेगा, मैं मेरे राउंडर का एक एंड यहाँ पर रखूंगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है एंड आपको क्या करना है जी? एक आर्क बनाना है। सिमिलरली पॉइंट बी से सेम डिस्टेंस के साथ आपको दूसरा आर्क बनाना है। ये क्लियर है? डिस्टेंस चेंज नहीं करना है बीच में। ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगाकर जितना जरूरी है उतना ही लगाओ। ज्यादा ज्योमेट्रिक रफ कंस्ट्रक्शन मत किया करो, या फिर लाइट इसमें बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉ करते टाइम में आपको एकदम सब प्रेस करके नहीं करना है, हल्के से लगाओ, एक पॉइंट मिलने तक का ही चाहिए आपको ये पार्ट। और जैसे ये 2 पॉइंट्स मिल जाता है, आपको क्या करना है जी? एक पॉइंट के थ्रू कई सारे लाइन जाती है, बट 2 पॉइंट्स के थ्रू कितने लाइन जाते हैं? एक ही लाइन जाता है। तो एक यूनिक लाइन मिलेगा आपको जैसे आप कनेक्ट करोगे, और ये क्या बन जाएगा जी? आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो आपको तीनों साइड्स के बनाने हैं, हमने जैसे साइड बी सी के लिए बनाया वैसे साइड ए सी के लिए बनाएंगे। यहाँ से एक ऊपर और एक नीचे अगर ड्रॉ किया, इसके मिड पॉइंट के थ्रू इसको परपेंडिकुलर रहने वाला आपको यहाँ पर एक मिलेगा। लेट जैसे हमने इस पॉइंट को नाम दिया ई। सी से मोर देन हाफ डिस्टेंस यहाँ पर, ए से मोर देन हाफ डिस्टेंस यहाँ पर। और वो नोक भी ना वर्टेक्स के ऊपर रखना है, पेज को गड्ढा नहीं करने का, गोटे नहीं खड़े चलता जब। ए के साथ कनेक्ट नहीं करना है भाई, ये जो पॉइंट्स मिले हैं चॉप मारने की वजह से, ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको इनको कनेक्ट करना है। समझ में आया? ए के साथ कुछ नहीं करना है। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें ए क्यों आएगा? पेंसिल शार्प करेगा तो सही से आएंगे। अब क्या भूल गया क्या कहाँ सा कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इनको कनेक्ट कर। सिमिलरली आपको साइड ए बी के लिए वैसे जरूरत तो नहीं है, बट अगर आप बनाओगे यू विल फाइंड आउट ये भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा उसी पॉइंट के थ्रू जाएगा। और लेट जैसे हमने इस पॉइंट को नाम दिया एफ।
कृष्णा कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा? ई कैसे बना? मैंने ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो ए सी को जहां पर कट किया वो ई मिला। ड्रॉ करना आ रहा है? ठीक है, पॉइंट लेकर लाइन नहीं बनाया, लाइन ड्रॉ करने की वजह से पॉइंट मिला है। ठीक है, क्या वो अलग अलग पॉइंट्स मिले? एक ही मिला ना? तो देखो आपको एक पॉइंट मिल गया एंड तक, ये डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी कल भी डिस्कस किया था, वापस से बताता हूं क्या है जी हमारा। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a line segment is equidistant from end points ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक अकेला इकलौता प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से क्या रहेगा? सेम दूरी पर रहेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर साइड BC और AC के ऊपर फोकस करते हैं। वैसे तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम मिला है, सबको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में सेम मिला? कोई है जिसको नहीं मिला? दूसरा वाला नहीं मिल रहा? तूने जैसे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया वैसे ही AC का किया? पक्का? तेरे को डाउट है? सबका मिला, तेरे को नहीं मिला, मतलब हद है, कुछ तो गड़बड़ है दया। वापस से ट्राई करके देखो। ठीक है, अब देखो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर फोकस करो। साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से जा रहा है? ये आपका पॉइंट D से जा रहा है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं लूंगा, वो पॉइंट B एंड पॉइंट C से सेम दूरी पर रहेगा, इक्विडिस्टेंट रहेगा, बराबर है। और ये जो हमें सेंटर में पॉइंट मिला, ये वाला इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एज वेल एज लाइक B और C से सेम दूरी पर है। मतलब अगर मैंने अगर इस पॉइंट से इसको अगर कनेक्ट किया और इसको अगर कनेक्ट किया तो हम क्या बोल सकते हैं? इस पॉइंट को अभी नाम क्या देते हैं? जैसे हमने O नाम दे दिया, तो OB एंड OC क्या रहेंगे जी? सेम रहेंगे लेंथ में। क्यों रहेंगे? क्योंकि भाई पॉइंट O BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बिलोंग करता है। ये क्लियर है एवरीवन? अब साइड AC के ऊपर देखो, साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है? पॉइंट E के थ्रू। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या रहेगा? इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा तो पॉइंट A और पॉइंट C से इक्विडिस्टेंट रहेगा। अब ये जो पॉइंट O है इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? पॉइंट O से C को जोड़ा और पॉइंट O से अगर A को जोड़ा तो ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेम थिंग आप AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए भी बोल सकते हो। O इनके ऊपर भी बिलोंग करता है तो आपका OA और OB भी सेम रहेंगे। तो बेसिकली आपको क्या मिला? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, मतलब पॉइंट O A B एंड C ये तीनों वर्टेक्स से सेम दूरी पर है। तो अगर हमने इसको अगर सेंटर रखा और OA, OB एंड OC तीनों में से कोई भी एक डिस्टेंस को अगर हमने रेडियस अगर पकड़ा और अगर हमने अगर एक सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल कैसा रहेगा जी? ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला सर्कल बनेगा। ये समझ में आया एवरीवन? ड्रॉ करके देखो, ये जो पॉइंट मिला हो उससे OB या फिर OC या फिर OA डिस्टेंस ले लो एज ए रेडियस, फिर सर्कल ड्रॉ करो। सिर्फ एक पॉइंट के साथ रेडियस ले लो, बाकी दोनों पॉइंट्स के थ्रू जाता है कि नहीं चेक आउट करो। अगर नहीं जा रहा है तो मतलब हमने प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ की है, बट जाएगा अगर आपने सही से फॉलो किया रहेगा तो।
मिल रहा है जी? मिल रहा है? ठीक है। अब ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया इसको क्या बुलाया जाता है जी? इसका ओरिजिनल नाम के साथ लिखो जी। इसको बुलाया जाता है जी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। दिस सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और जब भी एक सर्कल रहता है उससे रिलेटेड दो चीजें कभी भी पूछी जा सकती है, वही इंपॉर्टेंट है। एक रहता है जो उसका सेंटर और दूसरा रहता है उसका रेडियस। ठीक है, तो ये जो सर्कमस्क्राइब सर्कल रहेगा इसका जो सेंटर है पॉइंट ओ, इसको क्या बुलाया जाएगा जी? सर्कम सेंटर। ये क्लियर है? और ये सर्कम सेंटर कौन रहता है जी? दिस इज एक्चुअली ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसका मतलब समझ में आया? आपको सर्कम सर्कल बनाने के लिए सर्कम सेंटर चाहिए, जिसके लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं किसी भी एक ट्रायंगल के। ये क्लियर है? ओके। अब ये सर्कमस्क्राइब सर्कल, ये हम बड़ा नाम नहीं लिखते बैठते, इसको शॉर्ट में क्या बुलाया जाता है जी? सर्कम सर्कल। इसका सेंटर सर्कम सेंटर, इसका रेडियस सर्कम रेडियस। ठीक है। एक ट्रायंगल के लिए हमेशा कितने सर्कम सर्कल बनते हैं? सिर्फ एक ही बनेगा, यूनिक रहता है ये। ठीक है। यहाँ पर हम एक और ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये जो रहेगा इसको हम क्या शो करेंगे जी? एज कैपिटल आर। कैपिटल आर इज नथिंग बट सर्कम रेडियस। सर्कम सर्कल बड़ा वाला सर्कल बनता है, इसलिए हम इसके रेडियस को कैपिटल आर से शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पहला वाला कंस्ट्रक्शन ऑन अ ट्रायंगल समझ में आ गया। उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? स्टेप्स की तरफ ध्यान दो। कंस्ट्रक्शन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला? एक ही मिला। कौन मिला? पॉइंट ओ। पॉइंट ओ जिसको हम क्या बुलाते हैं जी? सर्कम सेंटर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भाई इसको अगर हमने एज अ सेंटर लिया और तीनों वर्टेक्स के साथ अगर वाला डिस्टेंस को अगर हमने रेडियस पकड़ा तो हमें क्या मिलता है जी? एक सर्कम सर्कल मिलता है। ये यूनिक क्यों होता है? क्योंकि भाई ये ऐसा सर्कल है जो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के थ्रू जाता है। ये क्लियर है? पहला वाला कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? कल सिर्फ थियरी देखा था, आज हमने प्रैक्टिकल में भी करके देख लिया। अब सेम थिंग वी विल डू फॉर इन सर्कल। नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। डायग्राम हो गया जी? ओके। अब देखो सर्कम सर्कल हमें बाहर से बनाना था, इसलिए हमने ट्रायंगल छोटा बनाया रहेगा तो भी चल जाएगा। अब हमें इन सर्कल बनाना है। अब ये कैसा रहेगा जी? ट्रायंगल के अंदर रहेगा, तो आई विल से ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बनाओ, क्योंकि सर्कल अंदर आने वाला है। समझ में आया? ट्रायंगल छोटा बनाओगे, अंदर का सर्कल और छोटा बनेगा। हमारा दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन क्या है जी? एंगल बाइसेक्टर है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाता है ये ट्रायंगल के कौन से पार्ट के ऊपर अप्लाई होगा? एंगल के ऊपर होगा। हमारे कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स है, तो एंगल बाइसेक्टर्स भी बनेंगे 3। अब देखो एंगल बाइसेक्टर बनाने का तरीका अगर नहीं पता रहेगा तो एक बार ऑब्जर्व कर लो।
आपका वर्टेक्स जो रहेगा, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, ठीक है। यहां से कोई भी एक पर्टिकुलर रेडियस पकड़ के चलो, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, बराबर है। और ये जो दो पॉइंट्स मिले हैं, इनको सेंटर पकड़ के इनके बीच का आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो वापस। पहला वाला जो हमने टिक मारा, ये कोई भी एक रैंडम रेडियस पकड़ के चलो, लेकिन ज्यादा दूर तक मत लो, साइड के पास ही ले लो। फिर ये एक आपको डिस्टेंस मिलेगा, इसको वर्टेक्स पकड़ के, इसको सेंटर पकड़ के एक हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे तो एक साइड पे चौक मारो, सेम डिस्टेंस यहां से लेकर ये साइड पे चौक मारो, आपको वर्टेक्स भी ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट था, आपको ये सेकंड पॉइंट मिल जाता है। समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर है? फिर जैसे ये पॉइंट भी और इस पॉइंट को आप क्या करोगे, अटैच करोगे, इसको थ्रू एंड थ्रू जाने दो, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका इनिशियली एंगल बी था, अब ये बन जाएगा आपका b/2 और ये भी बन जाएगा आपका b/2। समझ में आया एवरीवन? मैं नाम मिटा रहा हूं सो दैट आपको कंस्ट्रक्शंस दिखे। ऐसा आपको तीनों एंगल के लिए करना है। यहाँ पर पॉइंट सी पे रखा लिज्जत से, और आपने एक ऐसा चॉप मार दिया। यहाँ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है एक साइड पे, सेम डिस्टेंस से दूसरे साइड से। और जैसे आपको ये पॉइंट मिलता है, पॉइंट सी के साथ कनेक्ट कर दिया। सही नहीं बनाया, सही। और आपको एंगल बी और एंगल सी को कट करके भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, आप सीधा उसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर क्रॉस चेक करने के लिए आप एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर सकते हो, एंगल ए का भी बाइसेक्टर बना सकते हो। यू विल फाइंड आउट ये भी आपका कौन से पॉइंट्स के थ्रू जाएगा, उसी पॉइंट के थ्रू जाएगा। किसी भी दो को करके भी काम हो जाता है, आप एंगल ए का नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा। ये क्लियर है? अब इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया जी, कैपिटल आई, ठीक है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी कल भी डिस्कस किया था, यहां पर वापस से देखेंगे। एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर is equidistant from adjacent sides of एंगल। मतलब ये अगर मेरा एंगल बी है और ये बीच वाला डॉटेड लाइन बी आई, अगर मेरा एंगल बाइसेक्टर है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या रहेगा, ये लाइन बी आई के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट रहेगा, दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल बी। अब ये एंगल क्या है जी, एंगल ए बी सी, तो इसके साइड्स क्या रहेंगे, साइड्स ए बी एंड साइड्स बी सी। तो ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मेरा पॉइंट आई बिलोंग करता है, तो दिस पॉइंट से अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूंगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल। ये समझ में आया? सेम थिंग अगर मैंने एंगल सी से ड्रॉ किया, ये पॉइंट आई इसके ऊपर बिलोंग करता है, यहां से मैंने इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया, सो वी विल फाइंड आउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है। ये क्लियर है? आपको पॉइंट आई तक मिल गया। ओके, यहां से आपको एक और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना है। किसी भी बाहर वाले पॉइंट से किसी भी अपोजिट एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं पता है ना? सेम थिंग, इस पॉइंट को सेंटर पकड़ो, लाइन बीसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले लो, और क्या करो जी, दोनों साइड पे एक एक टिक मार दिया।
एंड अगेन ये जो दो पॉइंट्स मिले यहां से वापस आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो और नीचे वाली साइड पे आप टिक कर दो। ये पॉइंट आए और ये नीचे वाला पॉइंट जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये आपका क्या बन जाता है जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है। और हम इस पॉइंट को लेट से नाम दिया जी डी। सेम थिंग आप आई से यहाँ पर अगर ड्रॉ किए हमने ई नाम दिया और यहाँ पर हमने एफ नाम दिया। तो यू विल फाइंड आउट आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ। सही जा रहा है, थोड़ा ज्यादा ले, दो चॉप साथ में मत आने दो। अगर लग रहा है कि भाई कंस्ट्रक्शन करते टाइम यार ये उधर वाला टिक और इधर वाला टिक मैच हो रहा है, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लिया, फिर कम करके देखो, कंफ्यूजन मत होने दो बस। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर अगर ढंग से नहीं बनेगा तो आई ढंग का नहीं मिलेगा, आई अगर ढंग का नहीं मिलेगा तो ये परपेंडिकुलर भी ढंग का नहीं मिलेगा। तो यू विल फाइंड आउट अगर सब कुछ सही से हुआ है तो आई डी या फिर आई ई या फिर आई एफ, तीनों में से किसी भी एक डिस्टेंस को आप रेडियस पकड़ के चलो, आई को सेंटर पकड़ो, अगर आप सर्कल अगर ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड आउट इट विल पास थ्रू डी ई एंड एफ। ये क्लियर है? ठीक है, अब जैसे ही परपेंडिकुलर डाला है ना, अब क्या करो, सुनो, हर एक के ऊपर डालते हुए मत बैठो, सुनो सुनो। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो पॉइंट मिला है इसको डी नाम दे दिया, तो यहाँ से सीधा एक रेडियस पकड़ के चलो, ठीक है, क्लियर है? और वैसे ही एक सर्कल बना कर देखो, यू विल फाइंड आउट आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है एंगल बाइसेक्टर में, प्लस माइनस हुआ रहेगा तो कुछ इस टाइप से आता रहेगा, ठीक है, इट इज नॉट अ गुड थिंग। तेरा आया सही से आया, ठीक है। तो हमें पॉइंट आई को अगर देखेंगे, ये पॉइंट आई कब मिला जी हमें, दिस इज नथिंग बट इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, बराबर है। पॉइंट आई क्या था, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। अब इस पॉइंट आई को हम क्या बुलाएंगे जी, इन सेंटर, इसको हम बुलाते हैं जी इन सेंटर। इसको अगर हम सेंटर पकड़ेंगे और आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ, ये जो रहता है इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, दिस स्मॉल आर इज कॉल्ड एज इन रेडियस। और इस रेडियस के साथ आई को सेंटर अगर लेकर चलेंगे तो ये जो हमें मिलता है दिस इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड सर्कल, शॉर्ट में इसको इन सर्कल भी बुलाते हैं। ये समझ में आया एवरीवन? पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है, वो लंबा चौड़ा कौन लिखते बैठे, ये समझ में आया? ये दो ही सर्कल्स बनते हैं किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड। देखो ये पार्ट इसलिए लिया है, लेना जरूरी नहीं था बट इसलिए लिया है बिकॉज हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इनके वैल्यूज पूछे जाते हैं। ये क्लियर है? अगर आपको पता रहेगा वो एक्चुअली कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मतलब सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस एग्जैक्टली है क्या, आता कहाँ से, तब आपको ये आइडिया आराम से आ जाएगा। ये क्लियर है? दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ रिकैप। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलें।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, सिर्फ ये दोनों की वजह से ही हमें सर्कल मिलते हैं और कोई भी सर्कल नहीं रहता। अब देखो सरकम सर्कल को डिफाइन कैसे किया जाता है, वो वाला पार्ट सुनते हैं। सरकम सर्कल क्या था, जो पॉइंट ए बी एंड सी के थ्रू जाता था, तो सरकम सर्कल को डिफाइन किया जाता है जी, अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सरकम सर्कल। इन सर्कल को कैसे बुलाया जाता है जी, अ सर्कल टू विच ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेंजेंट। साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी, ये तीनों के तीनों साइड्स हमारे अंदर वाले सर्कल को क्या है जी, टेंजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे करेगा। यही वो पॉइंट्स है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ये समझ में आ रहा है? तो देखो मतलब इन सर्कल को डिफाइन कैसे किया है, अ सर्कल टू विच all sides of a triangle are tangents. अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, all sides of a triangle are tangent to a circle called as incircle, जिसको तीनों के तीनों साइड्स क्या है जी, टेंजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा लूप होल की तरह एक पर्सन ने देखा। कैसे भाई, तीनों की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, टेंजेंट्स होनी चाहिए ना। तो अगर ये साइड्स अगर ज्यादा खींच दिए तो ये सिर्फ इंस्क्राइब्ड सर्कल नहीं, एक एक्सक्राइब्ड काइंड ऑफ सर्कल भी निकाल सकता है। ठीक है, वो वाला पार्ट शॉर्ट में देखेंगे, ड्रॉ करते हुए बैठने की जरूरत नहीं है, बट सेम प्रोसेस है। जो एंगल बाइसेक्टर हमने इंटरनल ट्रायंगल्स के लिए, एंगल्स के लिए निकाले, वही हम एक्सटर्नल के लिए देखेंगे। ये ड्रॉ मत करो, सिर्फ ध्यान दो फिलहाल। अगर ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और इसके तीनों के तीनों साइड्स को अगर हमने एक्सटेंड अगर कर दिया, तो देखो हमारा इन सर्कल का डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेंजेंट्स, ये होना चाहिए, बराबर है। तो हमारा इन सर्कल कहां पर मिला था, ये अंदर वाली साइड पे मिला था। अरे कब मिला था, जब हमने एंगल बी को बाइसेक्ट किया, एंगल ए को भी बाइसेक्ट किया और एंगल सी को भी बाइसेक्ट किया। अब ये जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसको हमने अगर और एक्सपांड अगर किया, और ये जो एंगल बी है ये इसका इंटरनल एंगल है, बट ये उसका कौन से टाइप का एंगल हो जाता है जी, एक्सटर्नल एंगल। एंगल सी का ये इंटरनल एंगल है, ये बाहर वाला क्या हो जाएगा जी आपका एक्सटर्नल एंगल। तो एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाकी दो एंगल्स के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ करेंगे, इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलेगा। लेट्स से अभी मैंने इसको नाम दिया जी I1। अब यहां से अगेन किसी भी एक लाइन के ऊपर, किसी भी एक लाइन के ऊपर, किसी भी एक लाइन के ऊपर अगर मैंने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। किसी भी एक डिस्टेंस को अगर रेडियस पकड़ के अगर चलेंगे तो आपका एक सर्कल बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल रहेगा अगेन इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ए बी टेंजेंट है, ए सी भी टेंजेंट है और बी सी भी टेंजेंट है। ठीक है, मतलब ये इन सर्कल साइड बीसी के इधर था, एक सर्कल साइड बीसी के इधर आया, और जैसे बीसी के साइड पे एक इधर आया तो एसी के लिए इधर एक सर्कल बनेगा और एबी के लिए इधर एक सर्कल बनेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? इसके डायरेक्टली हम फॉर्मूले देखेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्शन करते हुए नहीं बैठेंगे, बट फेनोमेना क्या है जी,
इन सर्कल के लिए इंटरनल एंगल्स बाइसेक्ट होते थे, बाहर वाले सर्कल के लिए आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा लेट जस्ट से दिस इज I2 और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा लेट जस्ट से दिस इज I3। नाम भी इसी तरीके से याद रखना है। एंगल ए के अपोजिट साइड पे I1, एंगल बी के अपोजिट साइड पे I2, एंगल सी के अपोजिट साइड पे I3। इसका जो रेडियस रहता है वो स्मॉल r1 करके दिखाया जाता है, इसका रेडियस स्मॉल r2 करके दिखाया जाएगा और इसका रेडियस स्मॉल r3 करके दिखाया जाएगा। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे ऑल द सर्कल्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, एक सरकम सर्कल रहेगा, एक इन सर्कल रहेगा, बट 3 एक्सक्राइब सर्कल रहेंगे। इन सर्कल्स को बुलाया जाता है जी एक्सक्राइब्ड सर्कल्स, शॉर्ट में बुलाया जाता है जी एक्स सर्कल्स। ये 3 रहते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूलेज यू विल फाइंड आउट, जो इन सर्कल रहता है उन्हीं के साथ मैच करता है। क्यों? क्योंकि वो ये उसके डेफिनेशन से भी मैच करता है। इन सर्कल एक्स सर्कल सेम डेफिनेशन को फॉलो करता है। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टेंजेंट। कौन से साइड पे सर्कल है ऐसा बोला है क्या? नहीं। बट ये कब मिलता है? जब हम किसी भी एक ट्राइंगल के सारे साइड्स को एक्सपांड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं। लकीली इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट स्टिल हम सारा का सारा पार्ट देखने वाले हैं। हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, जो यूनिक सर्कल्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन देखें। हमने तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या देखा था? मीडियन देखा था। और देखो मीडियन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है जी? हमारा एक वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड, ये इन्वॉल्व होता है मीडियन ड्रॉ करने के लिए। बेसिकली पॉइंट है ना साइड। ठीक है, एक पॉइंट, उसके अपोजिट में कितने साइड्स रहेंगे? एक साइड रहेगा, तो उसके मिड पॉइंट के साथ छेड़खानी हो रही है। फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, अगर देखेंगे, मैं किसी भी एक वर्टेक्स को अगर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ अगर कनेक्ट कर देता हूं, मैं किसी भी एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ अगर कनेक्ट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है जी? 3 मीडियंस मिलता है। अब अगेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, इसको क्या बुलाया जाता है जी? दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड को हमेशा कैपिटल जी करके दिखाया जाता है। तो अगर हम मीडियन एडी के लिए अगर देखेंगे, तो हमारा ए जी इज टू जी डी, ये एक रेशो क्या रहेगा जी? 2:1। अगर हम मीडियन बीई के लिए देखेंगे, तो भाई बी जी इज टू जी ई, ये क्या रहेगा जी? 2:1। अगर हम मीडियन
सी एफ के लिए अगर देखेंगे तो सी जी इज टू जी एफ, ये रेशियो क्या रहेगा जी, 2:1। ठीक है, इसका यही एक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला ही आता है। ये ज्यादा टफ पार्ट नहीं है, आपको सरकम सर्कल इजीली समझ में आ गया होगा, आपको इन सर्कल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा एक्स्ट्रा, एक सर्कल बहुत सारा बाउंसर गया होगा, राइट। ठीक है, हो गया नोट डाउन। देखो अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हम सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वो सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। पहला कॉलम रहेगा जी हमारा कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, उसकी वजह से हम आगे क्या बोलते हैं जी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसको क्या बुलाया जाता है, एंड रिजल्ट में हमें कौन मिलता है। ठीक है, उनके रहने की वजह से कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने सबसे पहला कौन सा देखा था जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये कितने थे काउंट में, टोटल 3 थे, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसको हम क्या बुलाते हैं जी, सरकम सेंटर बुलाते हैं। और ये सरकम सेंटर की वजह से एक्चुअली हमें कौन मिलता है, सरकम सर्कल मिलता है और साथ में सरकम रेडियस मिलता है। अब ये सरकम रेडियस मतलब क्या है जी, हमारा कैपिटल आर। नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स भी 3 रहते हैं, इसकी वजह से जी देखो हमें क्या मिलता है, हमें इन सेंटर भी मिलता है। अगर हम एक्स सर्कल की अगर बात करेंगे तो हमें 3 एक्स सर्कल्स के 3 एक्स सेंटर्स भी मिलते हैं, एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर्स। ठीक है, इन सेंटर की वजह से हमें मिलता है जी इन सर्कल एंड इन रेडियस, एक्स सेंटर्स की वजह से मिलते हैं जी एक्स सर्कल्स, ये 3 रहेंगे, एंड इनकी वजह से मिलेंगे जी एक्स रेडियस, ये भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। चाहे तो ऐसे याद रखो, एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करने के बाद है, और ये आपके एक्सटर्नल एंगल्स बाइसेक्ट करने के बाद है। एक देखा जी हमने मीडियन, मीडियन टोटल कितने थे, 3 मीडियन थे, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बुलाते हैं जी, सेंट्रॉइड बुलाते हैं। इसके रिजल्ट में हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। ठीक है, एंड चौथा पार्ट इज अल्टीट्यूड्स। ये सेम है जो हमने इन सर्कल के लिए किया था, याद है, पॉइंट आई से एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सेम थिंग, अगर हम वर्टेक्स ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको क्या बुलाएंगे, अल्टीट्यूड, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसको क्या बुलाया जाता है, जिसे
और तो सेंटर, रिजल्ट में इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा खास ऐसा मिलता नहीं है। ठीक है, इन रेडियस मतलब हमारा स्मॉल आर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर फोकस क्या करना है हमें, एक ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल कितने मिलते हैं, एक मिलता है, उसका रेडियस भी एक रहेगा। एक ट्रायंगल के लिए इन सर्कल कितने मिलते हैं, एक मिलता है, उसका रेडियस भी एक रहेगा। एक ट्रायंगल के लिए एक सर्कल 3 मिलते हैं, तो उसके रेडियस 3 रहेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ये पहले दो कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही है। तो शाल वी स्टार्ट। हेडिंग डालो सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले देखा जी हम कि कोई भी सर्कम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी उसके अगला वाला स्टेप है, हमें एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ऑलरेडी पता है, उससे रिलेटेड अब हम सब कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं। ये क्लियर है? तो एक डायग्राम बनाओ और डायग्राम ऐसे मत बनाओ, पहले एक सर्कल ड्रॉ करो फिर ट्रायंगल ड्रॉ करो, इजीली जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, उसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, और ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स कहाँ पर रहने चाहिए, आपके सर्कल के ऊपर होने चाहिए। अपने आप ये क्या बन जाएगा, उसका सर्कम सर्कल। एंड आपने सर्कल पहले ड्रॉ किया, उसकी वजह से आपको इसका सेंटर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद ए बी बी सी और ए सी ये साइड्स प्रॉपर बना, और ये अंदर वाले साइड्स डॉटेड फॉर्मेट में बनाए तो भी चल जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाना भाई। जब भी टेबल्स रहते हैं, कोई डायग्राम रहता है, ग्राफ रहता है, कम से कम मैटर करता है, तो आधे पेज का तो बनाया करो। ठीक है, अब ये जो सेंटर है उसको हमने क्या नाम दिया जी, पॉइंट ओ। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट बीसी जो है वो इस सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा, बराबर है। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ये पॉइंट ओ से मतलब सेंटर से अगर मैंने कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर अगर डाला तो ये बाइसेक्टर बन जाता है, बराबर है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसकी वजह से जैसे मुझे मिला जी पॉइंट डी। और एक प्रॉपर्टी आपको याद है, अगर किसी भी दो पॉइंट से सेंटर के ऊपर एक एंगल बनता है और पेरीमीटर के ऊपर अगर एक एंगल बनता है, तो भाई ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन रहता है। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द पेरीमीटर, ये तो पता है। देखिए अलग अलग स्टैंडर्ड में सीखा है 10वीं तक, सब कुछ एक साथ अप्लाई कर रहे हो। ये क्लियर है? अब देखो डायग्राम हो गया, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक और कंस्ट्रक्शन क्या किया जी, बीसी अगर एक कॉर्ड है, सेंटर ओ से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर क्या करेगा जी, अपने आप बीसी को बाइसेक्ट करेगा। तो हमें क्या मिला जी, बी डी इज इक्वल टू डी सी मिल गया। ये पहला कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें एक और प्रॉपर्टी क्या पता है जी, किसी भी दो पॉइंट्स एट पेरीमीटर से अगर एक सेंटर के ऊपर एंगल बनाते हैं, लाइक एंगल बी ओ सी, और यही दो पॉइंट्स पेरीमीटर के ऊपर एंगल बनाते हैं, लाइक एंगल बी ए सी,
तो एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ओ सी, इनके बीच में एक रिलेशन रहता है। एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द पेरीमीटर। ये याद आ रहा है? और ये एंगल एट द पेरीमीटर कौन है? दिस इज एंगल ए। तो ये क्या बन जाएगा? एंगल 2A, एंगल 2A। और यहां पर ट्राइंगल ODB एंड ODC, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं। तो अगर ये टोटल एंगल अगर 2A है तो भाई ये वाला एंगल भी क्या बन जाता है? A बन जाएगा। और ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ये क्लियर है? अब यहां पर देखो, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो ये वाला साइड क्या रहेगा? स्मॉल a रहेगा। याद आ रहा है एवरीवन? और अगर BC अगर स्मॉल है तो BD उसका हाफ है, ये BD क्या रहेगा? A/2 रहेगा, बराबर है। और ये जो हमारा सर्कल है OB OA या फिर OC, उसके क्या है? रेडियस है। तो मैंने OB को क्या बोला? कैपिटल R। अब देखो इन ट्रायंगल ODB विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन ऑफ A इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्लियर है? बराबर है। तो हमें R से रिलेटेड एक वैल्यू मिल जाता है। अब ये सिर्फ हम O से BC के ऊपर गए तो A के टर्म में मिलेगा, O से AC के ऊपर जाएंगे तो B के टर्म में मिलेगा, O से AB के ऊपर आएंगे तो C के टर्म में मिलेगा। हम बस एक ही बार करेंगे, बाकी दो को सिमिलरली समझ में आता है। ये क्लियर है एवरीवन? पैटर्न समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? बोलो एक बार वापस। चलो भाई वंस मोर। सबसे पहले क्या करना है जी? आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल जैसे ड्रॉ किया, आप इसके ऊपर कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स ले लो। पॉइंट A ले लिया, पॉइंट B ले लिया, पॉइंट C ले लिया। आपने सर्कल ड्रॉ किया तो आपको सेंटर भी ऑलरेडी पता था, ठीक है। इस सेंटर को हमने नाम दे दिया जी पॉइंट O, और ये AB BC और AC को कनेक्ट कर दिया। तो ये अल्टीमेटली साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल तो हो ही गए, बट ये जो गिवन सर्कल है इसके लिए ये कॉर्ड्स की तरह एक्ट करेंगे। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमारा ये जो OB है या फिर OC है या फिर OA है, ये क्या है जी? कैपिटल R है। सरकम सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल R करके दिखाते हैं, बराबर। अब हमने बिफोर 11th जो भी देखा था सर्कल से रिलेटेड वो सब कुछ कर रहे हैं। ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा पॉइंट O, यहां से हम कॉर्ड के ऊपर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? ये जो कॉर्ड रहता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये क्लियर है? लेट जैसे इस पॉइंट को हमने नाम दिया जी पॉइंट D, ठीक है। अब ये BC को हम स्मॉल a करके दिखाते हैं, याद है या भूल गए एवरीवन? तो BC अगर स्मॉल a है एंड BD इज इक्वल टू DC है तो BD क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? A/2 कैसे आ गया? समझ में आ गया? ओके। अब देखो हमने दूसरा वाला एक और देखा। अगर ये पॉइंट B एंड C सेंटर के ऊपर एंगल क्या बनाता है? एंगल BOC। और पेरीमीटर के ऊपर क्या एंगल बनाते हैं? एंगल BAC। और ये एंगल BAC मतलब कौन सा एंगल रहता है जी? एंगल A करके बुलाते हैं हम, बराबर। तो भैया एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द पेरीमीटर, इनके बीच में एक रिलेशन है। एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल एट द पेरीमीटर क्रिएटेड बाय 2 सेम पॉइंट्स। B और C की वजह से ही बने ना ये दोनों के दोनों एंगल, बट एक सेंटर पे बना है और एक पेरीमीटर पे बना है, ठीक है। तो ये एंगल इसका डबल रहेगा। ये क्लियर है? तो ये एंगल BOC क्या बन जाता है जी? 2 टाइम्स ऑफ एंगल है। ये क्लियर है? एंगल BOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC, ठीक है। अब एंगल BAC को सीधा हम एंगल A बोलते हैं, तो एंगल BOC क्या हो जाता है जी? 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, ओके। बट यहां पर अगर आप गौर करोगे, सेम साइड सेम साइड सेम साइड, क्योंकि ये भी तो आ रहा है,
एसएसएस टेस्ट के हिसाब से ओडीबी एंड ओडीसी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्लियर है? रेडियस रेडियस a/2 कॉमन साइड। ठीक है, तो ओडीबी और ओडीसी अगर कॉन्ग्रेंट है तो भाई ये अगर 2a है तो ये एंगल DOB एंड एंगल DOC ये दोनों क्या हो जाते हैं, ए और ए हो जाता है। ये क्लियर है? अब इन ट्रायंगल ODB ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, a/2 अपॉन आर। ये क्लियर है? और जैसा हमें एंगल ए के लिए मिला वैसे ही अगर हम यहां से इधर जाएंगे हमें एंगल बी के टर्म में मिलेगा, इधर जाएंगे एंगल सी के टर्म में मिलेगा। ये समझ में आया? थ्रू आउट प्रोसेस एक रफ आइडिया आ गया, आप डिटेल में लिखेंगे, डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। In triangle ABC, point O is center of circumcircle. So OA is equal to OB is equal to OC is equal to कैपिटल R। अभी बार बार नहीं लिखूंगा, कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस है, समझ लो आप हमेशा के लिए। कैपिटल R सरकम रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस, R1 R2 R3 एक्स रेडियस। construct or we construct OD perpendicular on chord BC। जानबूझ के chord लिखा है, chord मतलब हम इसको एज अ सर्कल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू a/2 बराबर, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू a/2। in circle angle BOC is what, angle at center from chord BC, and angle BAC is what, angle at perimeter from chord BC। मतलब देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, जो सेंटर पे और पेरीमीटर पे जो भी एंगल बन रहा है दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, chord BC। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन रहता है, वो रिलेशन क्या है जी, therefore angle BOC is 2 times of angle BAC। ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, देखो हम सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट जमा कर रहे हैं चीज़ें। हमें यहाँ पर कैपिटल आर क्या है पता चल गया, हमें a/2 क्या है वो फाइंड आउट कर लिया, हमने एक जो एंगल इन्वॉल्व होने वाला है उसके लिए बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे जी, इन ट्राइंगल्स ODB एंड ODC इनको सीधा भाई SSS टेस्ट के हिसाब से कॉन्ग्रेंट है बोल देंगे। क्यों है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ में आ गया, टेस्ट का नाम लिखकर समझ में आना चाहिए। triangles ODB and triangle ODC are congruent। ठीक है, या फिर सीधा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ODB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC। उसके पीछे रीजन क्या है जी, SSS टेस्ट।
देयरफॉर एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ये क्लियर है? एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे जी भाई, एंगल BOC क्या है, DOB प्लस DOC इज एंगल BOC, बराबर है एवरीवन। एंगल BOC इज नथिंग बट DOB प्लस DOC। मतलब हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOB। एंगल BOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOB, ऐसा बोल सकते हैं। ये ऊपर का हो गया। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, एंगल BOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOB। बट एंगल BOC क्या है जी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOB। दोनों साइड से 2 and 2 कट हो गया, दिस इज नथिंग बट एंगल A। तो हम सीधा क्या बोल के चलते जी, हमारा एंगल DOB मतलब क्या रहेगा जी, एंगल A रहेगा, इज इक्वल टू एंगल A। डायग्राम में दिखा एंगल A। और जैसे ही मिल गया, हमें सारे के सारे रिलेटिव्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब सीधा हम क्या करेंगे जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जी, ट्रायंगल ODB। ट्रायंगल ODB के अंदर सीधा देखेंगे साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू BD अपॉन OB। साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या रहेगा जी आपका, BD अपॉन OB। ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल A को अब सीधा ऐसा लिखूंगा मैं, साइन A, ये वही है ना, साइन लॉ में दिखा था, इसी टाइप से लिखेंगे। और BD का वैल्यू क्या है जी, A अपॉन 2, और OB का वैल्यू क्या है जी, कैपिटल R। हमें R का वैल्यू निकालना है, तो R को ये साइड पर लेकर आ गया और उसको सिंप्लीफाई किया जी, दिस इज A अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन A। ये मिल जाता है वैल्यू। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, B अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन B विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू C अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन C। ये क्या मिल जाता है जी आपको, R का वैल्यू। सिमिलरली R इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं जी, B अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन B विच इज इक्वल टू C अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन C। तो देखो, सरकम रेडियस के लिए आपको कुछ अलग से याद रखना पड़ रहा है क्या, आपका जो साइन लॉ है उसी के साथ ये मैच करता है एवरीवन। A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C की जगह साथ में डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 डाल दो, आपको सीधा किसका वैल्यू मिलता है, कैपिटल R का वैल्यू मिलता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आया, बहुत इजी है। ओके, ये बन गया जी कैपिटल R निकालने का पहला वाला फॉर्मूला। अब देखेंगे जी हम इसका दूसरा वाला फॉर्मूला, डोंट वरी उतना ही देखेंगे आज। जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू ही आता है। हमें देखो क्या मिला है जी, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन A इज इक्वल टू B अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन B इज इक्वल टू C अपॉन 2 टाइम्स ऑफ
साइन सी। ठीक है, अब दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा एरिया के टर्म में निकालते हैं हम हमेशा। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है जी, कल परसों देखा था, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन सी या फिर बी सी इंटू साइन ए, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें से हमने एक पकड़ लिया जी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बी इंटू सी टाइम्स ऑफ साइन ए। अब देखो ये जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है ना, उसमें से इसमें से साइन ए का वैल्यू आर की टर्म में निकाल सकते हैं क्या? राइट, साइन ए को इधर भेज दिया, आर को इधर लेकर आ गए, तो साइन ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए अपॉन टू आर। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, सिंस कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू टाइम्स ऑफ साइन ए, हम सीधा क्या लिखेंगे जी, साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन टू आर। ये वाला वैल्यू सीधा किधर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो देखो क्या मिलता है, 1/2 बी इंटू सी इंटू ए अपॉन 2r। और यहाँ पर हमारा क्या है जी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कैपिटल आर इधर लेकर आएंगे, यहाँ पर 2 इंटू टू डिनोमिनेटर में 4, एरिया भी नीचे, ऊपर क्या मिला जी, ए इंटू बी इंटू सी। ये है जी हमारा कैपिटल आर निकालने का दूसरा वाला फॉर्मूला। सर्कम रेडियस इज ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सर्कल से रिलेटेड आपको कैपिटल आर पूछा जाता है। कैपिटल आर निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं, पहला वाला फॉर्मूला ये, दूसरा वाला फॉर्मूला एरिया के टर्म में। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हम दूसरा वाले सर्कल की जगह, टाइम थोड़ा सा बचा है, हम सेंट्रोइड वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड के वैल्यूज हम कैसे निकालें, किसी को कोई डाउट सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल में? इससे रिलेटेड अगर आपको सेंटर भी अगर पूछा गया, लाइक आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे गए, बहुत इजी, हम क्या जानते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो जो पॉइंट निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करके चलो, लेट जस्ट से भाई एक्स कॉमा वाई है। समझ में आया? आपको अगर कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे जाएंगे, सेंटर अगर पूछा जाएगा, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई ये एक्स कॉमा वाई है क्या, ऑब्वियसली ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ए बी सी का वैल्यू देना जरूरी रहता है, बराबर है। उसमें से अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स भी अगर पता रहेंगे, वैसे तीनों पता रहेंगे तो और फायदे का रहेगा, लेट जैसे दिस इज A1 A2, दिस इज B1 B2 एंड दिस इज C1 C2, तो क्या होगा जी, हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC है, OA इज इक्वल टू OB करेंगे एक इक्वेशन मिलेगा, OB इज इक्वल टू OC करेंगे हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, OA इज इक्वल टू OC करेंगे हमें तीसरा इक्वेशन मिलेगा। बट हमें अननोन कितने चाहिए, सिर्फ दो, और अपने पास तीन इक्वेशन है, मतलब मोर देन इनफ है, आराम से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो जी, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, अब देखो सेंट्रॉइड के लिए हमने कौन सा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन देखा था, जब मीडियंस ड्रॉ करते हैं तभी हमारा सेंट्रॉइड बनता है। अब ये सेंट्रॉइड मतलब क्या था, वॉज इट अ लाइन, नो इट वॉज अ पॉइंट, और पॉइंट से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है जी, उस पॉइंट के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही पूछे जा सकते हैं, ये क्लियर है। और यहाँ पर हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है जी,
इंटरनल सेक्शन वाला कंसेप्ट यूज होने वाला रहेगा। कैसे, अब उसके ऊपर आता है। अब फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन का मतलब क्या था, हम किसी भी एक पॉइंट को अपोजिट साइड के किसके पॉइंट के साथ, मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करते थे। तो मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी ये लाइन जो डिवाइड होगी वो कौन से रेशियो में होगी, 1:1 में होगी। मिड पॉइंट रहेगा तो 1:1 में होगी, बराबर है। तो अगर पॉइंट ए अगर रहेगा x1 y1, पॉइंट बी रहेगा x2 y2 एंड पॉइंट सी रहेगा x3 y3, और आपको पूछा रहेगा कि भाई पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं आप। अब इंटरनल सेक्शन में ये आपको कंसेप्ट याद आ रहा है। अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी, इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है इन द रेशो m:n, तो अगर ये x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है, तो हम क्या करते थे जी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये रहता था x कोऑर्डिनेट, और y रहता था जी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये रहता था y कोऑर्डिनेट। हमें सिर्फ अगर m और n अगर पता रहा तो भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पता चल गया था एवरीवन। तो हमें यही कंसेप्ट अप्लाई करना है सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा जी, 1:1। एंड हमने सेंट्रोइड का क्या दिखा था जी, फॉर मीडियन AG इज टू GD का रेशियो क्या है जी, 2:1। ये क्लियर है। अगर हमें G के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हमें A और D के पता होने चाहिए, उसमें से A का पता है, हमें D का नहीं पता। D निकाल सकते हैं क्योंकि हमें B और C के पता रहेंगे। ये क्लियर है। तो G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, सिंपल, गिवन डेटा पहले लिख लो। लेट ट्रायंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है जी x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है जी x3 y3। मीडियंस AD, BE एंड CF are constructed to get centroid G। ठीक है। अब यहां पर हम सीधा कैसा शुरू करेंगे जी, पॉइंट D divides BC internally in ratio 1:1, और हमें पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसकी वजह से हमारा पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देयरफॉर पॉइंट डी इज x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। m भी 1 है, n भी 1 है, दैट्स वाई। और आपको जैसे डी के मिले, आप मीडियन एडी के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के पता है, जी उनके बीच में आता है, सेम पैटर्न। पॉइंट जी डिवाइड्स मीडियन एडी इंटरनली इन रेशियो 2:1। तो देखो मीडियन का नाम कैसे ले रहे हो उसके हिसाब से डिवीजन बोलना है। एडी 2:1, अगर आप डीए बोलोगे तो 1:2। क्लियर है, ऑर्डर मैटर करता है यहां पर।
तो देखो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब ए के कोऑर्डिनेट्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, हमें देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, x2 प्लस x3 बाई टू एंड y2 प्लस y3 बाई टू, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मिले। अब ये 2:1 रहेगा तो हम क्या जानते हैं, अपोजिट साइड के साथ जाता है, 1 मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी बन जाते हैं जी 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 टाइम ऑफ x1 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ y1 अपॉन 2 प्लस 1। ये 2 2 2 2 सब जगह पर कैंसल, ये आपका क्या बन जाता है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या रहेंगे जी, पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आया सेंट्रॉइड। अगेन अगर आप ये मिड पॉइंट्स को अगर आप करेक्ट करोगे ना तो आपका एक और ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अगेन ये जी इनका इस ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा, इनको कनेक्ट करेंगे तो वापस से एक ट्रायंगल बनता है, जी उनका भी सेंट्रॉइड होगा, वापस से कनेक्ट करोगे वापस से एक ट्रायंगल है, जी उसका भी सेंट्रॉइड होगा। समझ में आया। कल हम देखेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में इन सर्कल, इन रेडियस एंड एक्स सर्कल, ठीक है।